गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो लेक्चर बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए है। पेपर सेकंड अंतर्राष्ट्रीय संबंध। आज का हमारा टॉपिक है गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। विद्यार्थियों, 1945 में दूसरा जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उस विश्व युद्ध के बाद विश्व दो विरोधी गुटों में, दो विरोधी ब्लॉक्स में बंट गया। एक गुट था पूंजीवादी गुट, जिसका नेतृत्व यूएसए करता था, और दूसरा गुट साम्यवादी गुट था, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ के हाथों में था। दोनों ही गुट एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नवोदित राष्ट्रों को अपने खेमे में शामिल करने के इच्छुक थे। दोनों ही देश, दोनों ही जो समूह हैं, दोनों ही खेमे जो हैं, वो चाहते थे कि ये नए नए स्वतंत्र देश उनके खेमे में आ जाएं, उनकी संख्या को बढ़ाएं, उनका शक्ति बल बढ़े और उनका क्षेत्राधिकार भी बढ़ता चला जाए। दूसरी तरफ इन नवोदित देशों के सामने समस्या थी कि यदि वे अमेरिका के खेमे में जाते हैं तो उनको सोवियत संघ की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। यदि वे सोवियत संघ को ज्वाइन करते हैं तो उन्हें अमेरिका की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। दूसरा, इन देशों की आर्थिक स्थिति इस प्रकार की थी कि इनको दोनों ही गुटों से आर्थिक और तकनीकी सहायता की आवश्यकता थी। ऐसी स्थिति में भारत ने 1947 में स्वतंत्र होने के बाद से ही गुट निरपेक्षता की नीति प्रारंभ की। इसका स्पष्ट जो आयाम है वो ये कहता है कि पंडित नेहरू ये चाहते थे कि एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के नव स्वतंत्र देश एक तीसरी शक्ति के रूप में उभर कर के सामने आए, एक तीसरी शक्ति बन जाएं, ताकि वो अपने हितों को, अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा कर सके। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, अफ्रीका में घाना के एनक्रूमा ने, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने और मिस्र के कर्नल नासिर ने मिलकर एक ऐसा संगठन, एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जिसे हम गुट निरपेक्षता के नाम से जानते हैं। नेहरू, नासिर, टीटो, एनक्रूमा ये ही गुट निरपेक्षता के संस्थापक कहलाते हैं। इन्हीं के विचारों के आधार पर ये आंदोलन प्रारंभ हुआ और आज तक ये आंदोलन चल रहा है। गुट निरपेक्षता में सम्मिलित जो देश हैं, उनकी ये भावना है कि विश्व में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। जितने भी नवीन स्वतंत्र देश हैं, उनको अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का अवलंबन करने की छूट होनी चाहिए। उन पर किसी भी प्रकार के सैनिक गुट में शामिल होने का दबाव नहीं होना चाहिए। उन्हें अपना आर्थिक विकास करने के लिए पर्याप्त आर्थिक और तकनीकी सहायता मिलनी चाहिए। ऐसे कुछ उद्देश्य लेकर के 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रारंभ हुआ, और गुट निरपेक्ष आंदोलन में प्रारंभ में 25 सदस्य देश थे, जबकि आज इनकी संख्या बढ़कर के 120 हो चुकी है। गुट निरपेक्षता के अर्थ और परिभाषा को लेकर के विद्वानों में गहरा मतभेद है। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये शब्द गढ़ा था, परंतु वे भी इस शब्द से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उनका मानना था कि ये इसकी जो ध्वनि है वो निषेधात्मक है, जबकि गुट निरपेक्षता जिस उद्देश्य से नेहरू, नासिर और टीटो के द्वारा स्थापित की गई, उसका जो आयाम है वो नकारात्मक नहीं है। ये एक सकारात्मक नीति है। ये चुप्पी लगाकर बैठने वाली नीति नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संन्यास लेने की नीति नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक दर्शक की भांति देखने की नीति नहीं है, वरन ये एक सकारात्मक नीति है जो शीत युद्ध को संघर्ष में बदलने से रोकने का काम कर रही थी। ये एक ऐसी नीति थी जिसने विश्व युद्ध को होने से रोका है। ये एक ऐसी नीति थी जिसने नवोदित देशों को आत्मसम्मान
दिलाया है। तो यद्यपि इसके अर्थ को लेकर के जो कह सकते हैं हम, इसके अर्थ को लेकर के जो भ्रांतियां हैं, या कह सकते हैं हम उसके अर्थ को लेकर के जो अस्पष्टता है, वो इसी वजह से है कि एक तो इसमें सदस्य देशों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरा, इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं उसके द्वारा भी अलग अलग समय में इसकी अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं दी गई हैं। इस वजह से इसका अर्थ या इसकी एक निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता जो है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विशेषकर दोनों सर्वोच्च शक्तियों के प्रति नीतियों और अभिवृत्तियों के संबंध में नीति और कार्यवाही की पर्याप्त स्वतंत्रता बनाए रखी जाए। गुटनिरपेक्षता का अर्थ शक्ति मूलक राजनीति से पृथक रहना तथा सभी राज्यों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, चाहे वे राष्ट्र गुटबद्ध हों या गुटनिरपेक्ष हों। गुटनिरपेक्षता के जो कर्णधार हैं पंडित नेहरू और नासिर एनक्रुमा ने 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में ही इसके गुटनिरपेक्षता के 5 आधार स्वीकार किए थे, जिनमें पहला है सदस्य देश स्वतंत्र नीति पर चलता हो। दूसरा, सदस्य देश उपनिवेशवाद का विरोध करता हो। सदस्य देश किसी सैनिक गुट का सदस्य न हो। सदस्य देश ने किसी बड़ी शक्ति के साथ द्विपक्षीय समझौता ना किया हो। सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की इजाज़त न दी हो। अर्थात यही देश गुटनिरपेक्ष माने जा सकते हैं जो स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हों, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का समर्थन करते हों, शक्ति या सैनिक गुटों के सदस्य न हों। अब हम चर्चा करते हैं कि ऐसे कौन से कारक हैं जिन्होंने गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहित किया। ऐसी कौन सी स्थितियां थी जिसकी वजह से 1961 में पंडित नेहरू, कर्नल नासिर, मार्शल टीटो ने गुटनिरपेक्षता का आंदोलन शुरू किया। तो उसमें पहला जो कारक है वो है शीत युद्ध। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की कि 1945 में विश्व 2 विरोधी गुटों में विभाजित हो गया था, और दोनों गुट जो पूंजीवादी और साम्यवादी गुट थे, दोनों के बीच में वास्तविक संघर्ष ना होकर के वाग बाणों का, गोलों का, कागज के गोलों का युद्ध लड़ा जा रहा था। एक दूसरे के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा था, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा था, एक दूसरे की जो के प्रति जो गला काट प्रतिस्पर्धा चल रही थी, उसके चलते दोनों देशों के बीच में शीत युद्ध की स्थिति थी। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने इसी शीत युद्ध से प्रेरणा प्राप्त की कि नवोदित राष्ट्र अगर शीत युद्ध के झमेले में पड़ गया तो वो अपना आर्थिक विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए एक ऐसी नीति का अवलंबन जरूरी है जिससे शीत युद्ध की आग से बचा जा सके। तो गुटनिरपेक्षता एक ऐसा तत्व, एक ऐसा सार तत्व बन करके सामने आया जिसने इन नवोदित राष्ट्रों को शीत युद्ध की आग से बचाने का मंच प्रदान किया। दूसरा जो कारण है वो है मनोवैज्ञानिक विवशता कि जो नव स्वतंत्र देश थे, इनके सामने एक समस्या थी कि यदि वो एक गुट के सदस्य बनते हैं तो उन्हें दूसरे गुट की नाराजगी का, गुस्से का, क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा बेहतर ये होगा कि दोनों के साथ समान दूरी रखी जाए, दोनों से मित्रता के संबंध रखे जाएं और दोनों से आर्थिक सहायता प्राप्त की जाए। तीसरा कारक है सैनिक गुटों से पृथक रहना। जैसा कि 1945 के बाद जब ये 2 विरोधी खेमे पूंजीवाद और साम्यवाद के बन गए तो दोनों गुटों ने अपने अपने सैनिक गुट तैयार किए, जिनमें अमेरिका की तरफ से नाटो, सीएटो और सेंटो, जबकि साम्यवादी गुट की तरफ से वारसा पैक्ट और बगदाद पैक्ट जैसे सैनिक गुट बने। नव स्वतंत्र देश जो हैं इन सैनिक गुटों से बहुत भयभीत थे और वे किसी भी स्थिति में इन सैनिक गुटों में शामिल होकर के अपने आर्थिक विकास को चौपट नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्हें एक ऐसे मार्ग की आवश्यकता थी
जो उन्हें इस दुविधा से बचा सके। चौथा जो कारण है वो है कि ये नव स्वतंत्र देश अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने के इच्छुक हैं। ये एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो नवोदित देश हैं, जिन्होंने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की पीड़ा को सहा है, बहुत लंबा संघर्ष करके इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की है। तो इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, इस स्वतंत्र विदेश नीति का अवलंबन करने के लिए, अपनी इच्छानुसार अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए, अपनी जनता और अपने देश के विकास के लिए जरूरी है कि ये गुटनिरपेक्षता की नीति पर चले। पांचवा जो कारण है वो है स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करने की अभिलाषा। कि प्रत्येक स्वतंत्र देश ये चाहता है कि वो विदेशी क्षेत्र में, विदेशी नीति के मामले में पूर्णतः स्वतंत्र हो, किसी भी प्रकार की किसी महाशक्ति का या किसी और अन्य बाहरी शक्ति का उस पर दबाव ना हो और वह स्वतंत्र रूप से अपने इच्छानुसार विदेश नीति का संचालन कर पाए। एक और कारण, आर्थिक कारण। छठा जो कारक है आर्थिक कारक, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नवोदित जो देश हैं उनके सामने एक ये बहुत बड़ी समस्या थी कि उन्हें अपना आर्थिक विकास बहुत तीव्र गति से करना था। उनका जीवन, उनकी जनता का जीवन स्तर बहुत ही निम्न था। भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी वहाँ चरम पर थी। ऐसी स्थिति में इन नवोदित राष्ट्रों को अमेरिका और सोवियत संघ दोनों से तकनीकी और आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी। इसलिए चाहते थे कि कोई ऐसी नीति अपनाई जाए जिससे दोनों गुटों से समान दूरी रखते हुए दोनों से आर्थिक सहायता भी प्राप्त की जा सके। तो इस रूप में गुटनिरपेक्षता की नीति उनके लिए कारगर नीति साबित हुई और उन्होंने गुटनिरपेक्षता का अवलंबन करके अपने आप को शीत युद्ध और उसकी विभीषिका से बचाया। इसके आगे हम बात करते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो उसका जो कार्य करने की संस्थाएं हैं, जिसमें 3 संस्थाओं की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। पहला समन्वय ब्यूरो है, दूसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन है और तीसरा शिखर सम्मेलन है। समन्वय ब्यूरो जो निरंतर विचार विमर्श करने वाला और विभिन्न गुटनिरपेक्ष देशों के बीच समन्वय स्थापित करने वाला एक सक्रिय केंद्र है। इसको गुटनिरपेक्षता की कार्यकारी भुजा कहा जाता है। यह जो समन्वय ब्यूरो है वो गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन के लिए प्रस्ताव तैयार करता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संयुक्त कार्यवाही की अगुवाई करता है। इसमें 66 मेंबर्स हैं, जिसमें 31 अफ्रीका से, 23 एशिया से और 10 लैटिन अमेरिका से हैं और 2 यूरोप के हैं। जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है वो विदेश मंत्रियों का सम्मेलन होता है। ये सम्मेलन गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन के लिए कार्यसूची तैयार करता है और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता प्राप्त करने के इच्छुक देशों के आवेदन पत्रों पर विचार विमर्श कर निर्णय भी लेता है। सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाता है और गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास करता है। तीसरी संस्था है शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का सबसे बड़ा अधिवेशन है। यह सम्मेलन प्रति 3 वर्ष बाद होता है, जिसमें गुटनिरपेक्ष देशों के मुखिया एवं शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। शिखर सम्मेलन में प्राय 4 प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं: पूर्ण सदस्य, पर्यवेक्षक सदस्य, पर्यवेक्षक गैर सदस्य और अतिथि। शिखर सम्मेलन में निर्णय सर्वसम्मति से होते हैं। गुटनिरपेक्षता का जो टॉपिक है, इसके अंतर्गत हम इसके आगे का जो भाग है, उपलब्धियां, विफलताएं और प्रासंगिकता, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।